हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स जानने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो भाई क्वेश्चंस तो लगे जाने। तो देखिए आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को, उसके बाद हम बात करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल की। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है और डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ये सब जानने के बाद हम चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि है जीरोस ऑफ अ इक्वेशन या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये सब समझने के बाद लास्ट में फाइनली हम देखेंगे कि ग्राफिकली किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन के जीरोस को निकाल सकते हैं। तो ये सब कुछ पैक्ड है आज के इस वीडियो में। आप सब बने रहिए मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के साथ। देखिए कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट माने फिक्स वैल्यू। देखिए आप कहीं जाते हैं या बोलते हैं कि भैया 2 ग्लास पानी के देना, 2 ग्लास ऑफ वाटर, या फिर आप बोलते हो भाई 1 डजन एग्स देना। ठीक है, तो इसमें देखिए कितने ग्लास पानी के मांगे हैं, 2 फिक्स्ड वैल्यू। अगर आपने 2 बोला है तो जाके वेटर 2 ही ग्लास लेके आएगा, 3, 4, 5 नहीं लाएगा, क्योंकि आपने एक कांस्टेंट नंबर बोला है, कांस्टेंट चीज बोली है कि 2 ग्लास ऑफ वाटर भी मुझे चाहिए। 1 डजन एग बोले हैं तो वो आपको 12 ही एग्स पैक करके देगा, कांस्टेंट वैल्यू। तो जिन भी चीजों की वैल्यू फिक्स्ड होती है उन्हें हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। जैसे कि सारे नंबर ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट है, 8 प्लैनेट्स है तो 8 ही रहेगा, नंबर ऑफ प्लैनेट्स कांस्टेंट 8। तो ये सारे के सारे आ जाते हैं कांस्टेंट्स में, 1, 2, 8 सारे नंबर्स कांस्टेंट वैल्यू। वही बात करते हैं अगर वेरिएबल की। वेरिएबल बन रहा है आपका, देखो वेरी मतलब चेंज होना, तो जो चीजें चेंज होती रहती है। अब आप गए, आपने बोला कि भाई कुछ पेन दे दो, दुकानदार के पास कुछ पेन दे दो, मुझे कुछ पेन चाहिए मुझे, तो कुछ पेन, ये कुछ क्या है, जाके वो आपको 1 भी दे सकता है, 5 भी ला सकता है, पूरे डजन भी ला सकता है और पूरा बंडल भी लेके आ सकता है। ये कुछ की वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ में वो कुछ भी लेके आ सकता है। तो मैथमेटिकल भाषा में इस कुछ को हम x, y, z किसी भी अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। लेट देयर बी नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू x, लेट देयर बी नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू x। जिन चीजों की वैल्यू हमें पता नहीं होती, हम किसी अल्फाबेट का यूज करके उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। x पेन्स, y प्लांट्स। तो हम अज्यूम करते हैं ना, लेट नंबर ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी बी x, लेट नंबर ऑफ पेन्स इन दिस बॉक्स बी x। तो ये जो अल्फाबेट होते हैं ये हमारे वेरिएबल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। तो कॉन्स्टेंट्स माने जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और वेरिएबल्स माने जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मोस्टली मैथमेटिकली में कॉन्स्टेंट्स को हम किसी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और वेरिएबल को हम किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हम किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक साथ लिखते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे मेरे पास वेरिएबल है x और कोई कांस्टेंट है 5, तो 5x मैंने लिखा, या फिर x/2 या फिर 3x/2 इस तरीके से लिखा है मैंने। तो देखिए यहाँ पे अगर हम किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके या मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ करके लिखते हैं, तो ये चीज हमारी कहलाती है टर्म। ये चीज क्या हो गई, टर्म। ये भी हो गया टर्म मतलब इसे बोलते हैं, टर्म्स हम इन्हें क्या करते हैं, बोलते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने लिखा है 5x + 2y + 3z, या फिर 3/2x + 4, इस तरीके से ये दूसरा लिखा है। अब देखिए
पहली वाली चीज में 1, 2 और 3 टर्म्स मेरे पास हैं, दूसरे वाले में 1 एंड 2 टर्म्स मेरे साथ पास हैं, बीच में प्लस माइनस का साइन, अब चलो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस का साइन है। तो देखिए ऊपर वाले में मेरे पास 1, 2, 3 टर्म्स हैं, नीचे वाले में मेरे पास 2 टर्म्स हैं, और ये हो गया सिंगल टर्म 5x। तो जब भी सिंगल टर्म हमारे पास होता है तो उसको हम कह देते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब वन, मोनो मतलब सिंगल, वन। कोई सिंगल टर्म आपके पास है, वेरिएबल और कांस्टेंट का आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रखा है, तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जब आपके पास 2 टर्म्स एक साथ प्लस या माइनस होते हैं तो उसे हम कहते हैं बायनोमियल। बाय मीन्स 2। और जब 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स एक साथ प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उन्हें हम कह देते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रखे हैं तो उन्हें हम टर्म्स कहते हैं, और अगर टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो रखे हैं और सिंगल टर्म अगर आपके पास है तो वो मोनोमियल हुआ, और 2 टर्म्स आपके पास एक साथ प्लस या माइनस हो रहे हैं तो बायनोमियल हो गया, और 3 टर्म्स एक साथ प्लस या माइनस हो रहे हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई भी मोनोमियल है, जैसे कि 5x/2, या फिर कोई बायनोमियल है 5x² + 3x, या कोई पॉलिनोमियल है 5x² + 3x + 3। देखिए सबसे ऊपर वाले में केवल एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया, नीचे वाले में 2 टर्म है बायनोमियल हो गया, और लास्ट वाले में हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अगर इनमें मोनोमियल, बायनोमियल या पॉलिनोमियल में हम साथ ही इज इक्वल टू भी लगा दें और इज इक्वल टू कुछ भी लिख दो, मैं यहाँ पे y लिख देती हूँ, इज इक्वल टू, सब में इज इक्वल टू y, कुछ भी लिख सकते हैं आगे, इज इक्वल टू y, इज इक्वल टू भी अगर साथ में किसी पॉलिनोमियल में, मोनोमियल बायनोमियल किसी में भी इज इक्वल टू साथ में लग जाता है तो वो पूरी चीज कहलाती है एक इक्वेशन। इक्वेशन की खासियत यही है कि उसमें जो पॉलिनोमियल हमारा होता है उसमें साथ में इज इक्वल टू भी लगा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा इक्वेशन। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ इक्वेशन की या फिर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। अब चलिए मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख देती हूँ सिंगल वेरिएबल में, केवल एक वेरिएबल का यूज करके मैं कुछ इक्वेशंस यहाँ पे लिखती हूँ। 5x + 3 = 0, 7x² + 3x + 4 = 2x + 1, और 7x³ + 8x + 3/2x² + 1 = 7x, या फिर 8x + 9x4 + 2x² = 0। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 इक्वेशंस लिखी हैं। पहली इक्वेशन में देखिए जो वेरिएबल x है, जो वेरिएबल x है उसकी पावर कितनी है 1। वेरिएबल x की पावर कितनी है 1। पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है x और हाईएस्ट पावर x की कितनी है 1। तो यहाँ पे जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 1। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन देखिए, x जो वेरिएबल हमारे पास है उसमें हाईएस्ट पावर है 2, तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 2। कहने का मतलब ये है कि पूरी इक्वेशन में या पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस इक्वेशन की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अब थर्ड इक्वेशन में आप बताइए कि कितना होगा हमारा इक्वेशन की डिग्री। देखिए x यहाँ पे भी है, यहाँ पे और यहाँ पे, सब में देखिए, चारों x में देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, तो ये 3 है।
तो इस इक्वेशन की जो हमारी डिग्री है वो हो जाएगी 3, और इस फोर्थ वाली इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 4 है, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हो जाएगी हमारी 4। अब देखिए किसी भी इक्वेशन की डिग्री से हमें क्या फायदा है, इक्वेशन की जितनी भी डिग्री होगी मतलब उस इक्वेशन के वेरिएबल के उतने आंसर्स आ रहे होंगे, उतने वैल्यूज हमें उसके मिल रहे होंगे। जैसे पहले वाले की बात करते हैं तो 5x + 3 = 0, ठीक है। तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, x की मतलब 1 उसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन x का कोई एक फिक्स्ड आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में डिग्री 2 है तो x के 2 आंसर्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में डिग्री 3 है तो x के आंसर कितने मिलेंगे, हमें 3 आंसर्स मिलेंगे। और फोर्थ में क्योंकि डिग्री 4 है तो आंसर हमें 4 आंसर्स मिलेंगे। तो किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही हमें उस वेरिएबल के क्या मिलते हैं, आंसर्स मिलते हैं। तो ये बात हो गई डिग्री ऑफ इक्वेशन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। देखिए अगर मेरे पास एक इक्वेशन है y = 5x + 8, ठीक है। इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम देखिए इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब जो y है वो x में एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में देखिए जो हमारे पास वेरिएबल है वो है x, और x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, मतलब डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। तो जब भी किसी इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, मतलब वो हमारी कैसी इक्वेशन है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। मतलब जब इस इक्वेशन का हम ग्राफ खींचेंगे ग्राफिकली तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये mx + c के रूप में है। तो जब भी किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है, जैसे कि y = 5x + 8 में इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो वो हमारी हो जाती है लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है, देखिए हमारे पास इक्वेशन है सपोज y = 3x² + 2x + 2। इस तरीके से मेरे पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में जो अननोन वेरिएबल है वो है x, और x की हाईएस्ट डिग्री है 2। इसमें इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2। तो जब भी इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो 2 होती है तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से कोई इक्वेशन है जिसमें जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है वो 3 हो जाती है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। सिंपल। अगर किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन, जैसे कि y = mx + c, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी होती है। अगर डिग्री 2 है तो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर डिग्री 3 है तो हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से पैराबोलिक शेप हमें मिलता है, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से पैराबोलिक जो होता है हमें शेप मिलता है। वही हम क्यूबिक इक्वेशन का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से क्या मिलता है, कर्व, अप एंड डाउन, इस तरीके से हमें कर्व मिलता है। चलिए अब बात करते हैं जीरोज ऑफ अ इक्वेशन की। देखिए जीरोज ऑफ अ इक्वेशन कहिए या फिर रूट्स ऑफ अ इक्वेशन कहिए, बात हमारी एक ही है। देखिए मैं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन लिखती हूँ, y = 2x + 16। क्लियर, y = 2x + 16। यहाँ पे इक्वेशन का राइट हैंड साइड है 2x + 16। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ
x, y जो है वो x के फंक्शन में एक क्या लिख रखा है हमारे को, पॉलिनोमियल या लिखा हुआ है या कोई इक्वेशन लिखी हुई है, y x के टर्म्स में एक क्या है, इक्वेशन है। अब देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो जीरोस ऑफ अ इक्वेशन ये बात करते हैं कि x की वो क्या वैल्यू होगी, x की वो क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये पूरी इक्वेशन जीरो बन जाए। x की वो क्या वैल्यू होगी जिसके लिए जो इक्वेशन का आंसर है वो जीरो आ जाए, y का आंसर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो x की जो भी वैल्यू आएगी जिसके कारण y पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा, उसे ही हम कहते हैं जीरो ऑफ अ इक्वेशन या जीरो ऑफ एन इक्वेशन। इसीलिए नाम पड़ा है जीरो ऑफ अ इक्वेशन। जीरो को यहाँ पे हम कह सकते हैं रूट भी हम कह सकते हैं, रूट ऑफ एन इक्वेशन या जीरो ऑफ एन इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल के लिए हम क्या वैल्यू रखेंगे, वेरिएबल की वो क्या वैल्यू होगी जिसके लिए पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो में रिड्यूस हो जाए। अब देखिए हमने बोला पूरी इक्वेशन जीरो में रिड्यूस होनी चाहिए, y का वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो। तो चलिए इसमें y का वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, तो ये हो गया y की जगह जीरो, 2x प्लस 60, क्लियर, या फिर 2x प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 16 और x इज इक्वल टू माइनस 16/2 यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ पे हमारी x की कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस 8, यानी कि जब हम इस इक्वेशन में x की जगह में माइनस 8 पुट करेंगे तब ये पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। तो इसलिए इस इक्वेशन के लिए जो जीरो होंगे, जीरोस ऑफ इक्वेशन होगा, वो होगा हमारा -8। तो फिर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का वो क्या वैल्यू होगा, वेरिएबल की वो क्या वैल्यू होगी जिससे के कारण पूरी की पूरी इक्वेशन जीरो बन जाए, तो वेरिएबल की उसी वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ दैट इक्वेशन। देखिए अगर मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन इस तरीके से है, y इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां कि हमारे a और b जो हैं वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। अब जो ये a है उसको मैं कहूंगी कि a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, a जो है x का क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे अगर हमें इस इक्वेशन के जीरो निकालने हैं तो हमें पता है y जीरोस निकालने के लिए y की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो यानी कि ax प्लस b की पूरी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। यहाँ से हमें मिल रहा है कि ax इज इक्वल टू माइनस बी, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। यानी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का जीरो या रूट निकाल सकते हैं, उसे पता कर सकते हैं। करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ एन इक्वेशन। अब देखिए मेरे पास कोई लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो बनेगा कोई स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए इस तरीके से मेरे पास ये बन रही है स्ट्रेट लाइन, क्लियर। अब हमें पता है, ध्यान से देखिए, अब हमें पता है कि जीरो ऑफ द इक्वेशन कहती है कि y जो है वो जीरो आना चाहिए, क्लियर। मतलब y, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू मीन्स mx प्लस c, ये देखिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी। जीरो ऑफ द इक्वेशन कहती है कि y की जो वैल्यू है वो पूरे की पूरी जीरो रिड्यूस होनी चाहिए, क्लियर। ये देखिए ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ y, ये हो गया नेगेटिव ऑफ x। अच्छा इस ग्राफ में कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जहां पे y हमेशा जीरो रहेगा, तो ध्यान दीजिए ये जो लाइन है x एक्सिस वाली जो लाइन है, इस लाइन के हर एक पॉइंट पे आपका y जो है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए 4 और 0, यहाँ पे पोजीशन देखें तो हो जाएगा 8 और 0। मतलब इस पूरी लाइन में, इस ग्राफ की x एक्सिस की जो ये पूरी लाइन है, यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। दैट मीन्स इसको अगर हम एक्सटेंड करें इस लाइन को, तो देखिए
जो ये लाइन हमारी है ये यहाँ पे कहीं पे एक्स एक्सेस को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इस पॉइंट पे जो लाइन की वैल्यू होगी वही उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो ऑफ द इक्वेशन कहता है कि y शुड बी इक्वल टू जीरो, और इस लाइन पे y हमेशा क्या हो रहा है, हमारा जीरो हो रहा है। तो सिंपल सी बात ये निकलती है कि ग्राफिकली अगर आपको किसी भी इक्वेशन का जीरो निकालना है और अगर वो इक्वेशन x के टर्म्स में है तो ग्राफ में जहां पर भी लाइन x एक्सिस को कट करेगी वही पॉइंट हमारा हो जाएगा जीरो ऑफ दैट इक्वेशन। फिर से मैं बता रही हूं कि ग्राफिकली आपके पास कोई भी कर्व है, कोई भी लाइन है, तो वो लाइन x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट करती है वो हो जाती है उस इक्वेशन के जीरोस। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और हमें यही चीज तो निकालनी है कि जहां पर भी y पूरा का पूरा जीरो रिड्यूस हो जाए, जीरो बन जाए, वही उस इक्वेशन का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब चलिए कुछ ग्राफ्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दो ग्राफ्स बना रखे हैं और दो कर्व खींचे हुए। ये तो हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन बना हुआ है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक पैराबोला बना हुआ है। पहले वाले कर्व में देखते हैं जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस को कट कर रही है -2 एंड 0 में और y एक्सिस को कट कर रही है 0 और 2। अब क्योंकि मैंने बताया कि इक्वेशन के जो जीरोस होते हैं ग्राफिकली उनका ऐसे पता लगाया जाता है कि जहां पर भी जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस को कट करती है वही उसके जीरोस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये x एक्सिस को कट कर रही है -2 पे, x की वैल्यू क्या है, -2 पे कट कर रही है। तो इस इक्वेशन के लिए या इस लीनियर इक्वेशन के लिए जो जीरो हो जाएगा वो हो जाएगा -2। वही बात करते हैं इस इक्वेशन की। तो यहाँ पे देखिए दो पॉइंट पे ये जो कर्व है ये हमारा x एक्सिस को कट कर रहा है। एक तो कर रहा है ये -3 और 0 पे और दूसरा कर रहा है ये 3 एंड 0 पे। तो यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 एंड 3। तो ये दो रूट्स आ जाएंगे या दो जीरोस आ जाएंगे इस कर्व के लिए। वैसे भी मैंने कहा था कि जो पैराबोलिक कर्व होता है ये क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसकी डिग्री क्या होती है 2 और जितनी डिग्री होती है उतने ही x की वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए x की दो वैल्यूज आई हैं। और यहाँ पे क्योंकि एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 होती है, तो x की केवल 1 वैल्यू आई है। तो इस तरीके से ग्राफ के जरिए हम जीरोस ऑफ इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इक्वेशन जो है वो हमारी फंक्शन ऑफ x है, x के टर्म्स में, मतलब y इज इक्वल टू 5x प्लस c, इस तरीके से इक्वेशन है, तो x एक्सिस को जहां पर भी हमारा कर्व या लाइन कट करेगी वो हो जाएगा जीरो ऑफ दैट इक्वेशन। लेकिन अगर इसी के उलट इक्वेशन हमारी फंक्शन ऑफ y में है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5y प्लस 8 इस तरीके से है, तो यहाँ पे बिल्कुल उलट हो जाएगा। जहां पर भी हमारी जो कर्व है इस इक्वेशन के लिए, ध्यान दीजिए इस इक्वेशन के लिए जहां पे जो इक्वेशन है वो फंक्शन ऑफ y है ना कि फंक्शन ऑफ x, तो इस इक्वेशन के लिए जहां पर भी जो हमारा कर्व है या लाइन है वो y एक्सिस को कट करेगी वो उस इक्वेशन की क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा इक्वेशन है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है या y का फंक्शन है। अगर वो x का फंक्शन है तो x एक्सिस में जहां पर भी कर्व जो है वो कट करेगा वो जीरोस हो जाएंगे, और अगर वो y का फंक्शन है तो y एक्सिस में जहां पर भी कट करेगा ग्राफ वो हमारा क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का जीरोस हो जाएगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये था आज का लेक्चर। अब कल की क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसी के बेसिस पे आज जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।